ओके सो हेलो एवरीवन। तो आज मैं शेयर करना चाहूँगा आप सबके साथ मेरे 4-5 कुछ पॉइंट्स जिसके वजह से मैंने डिसाइड किया कि मुझे इन्वेस्ट करना है पोल्का डॉट, जो कि प्रोजेक्ट है क्रिप्टो करेंसी का उसके अंदर। और वैसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं पर सिर्फ पोल्का डॉट ही मैंने सिलेक्ट क्यों किया, आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो अमाउंट मुझे इन्वेस्ट करना था वो काफ़ी कम थी। लाइक मेरे मतलब जो टोटल पोर्टफोलियो है, जो टोटल मेरी इन्वेस्टमेंट है उसका जो एक बहुत ही छोटा परसेंटेज मैंने क्रिप्टो करेंसी में डालना सही समझा। तो जो अमाउंट ही में काफ़ी कम मतलब वो पोर्टफोलियो की काफ़ी छोटी सी अमाउंट, जैसे 5-10% ही अमाउंट मैंने क्रिप्टो करेंसी में डाला। तो वैसे मेरे पास ऑप्शंस तो बहुत थे, जैसे सबसे मेन ऑप्शन है क्रिप्टो करेंसी के अंदर वो है बिटकॉइन, और नंबर 2 है वो इथीरियम। अब बिटकॉइन और इथीरियम का ऐसा है कि अगर स्टार्टिंग में 10 साल पहले अगर मैं एंट्री करा होता क्रिप्टो करेंसी के अंदर, तो अगर मैं बिटकॉइन परचेज़ किया होता तो वो सही बात थी। मतलब जैसे सही बात थी, जैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के स्टैंड पॉइंट से मैं बोल रहा हूँ कि वो सही बात है। बिटकॉइन तो आज भी परचेज़ करना सही बात है, नहीं तो कोई लोग अदरवाइज़ ले लेंगे क्या रे बिटकॉइन के बारे में ऐसा बोल रहा है। बिटकॉइन के रिगार्डिंग बहुत लोगों को पैशन होता है इसके लिए बिटकॉइन के रिगार्डिंग कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। तो मैंने बिटकॉइन इसलिए नहीं परचेज़ किया क्योंकि मुझे जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जो ऑप्शन लग रहा है आज की डेट में, मतलब ये 2023 में, वो काफ़ी कम लग रहा है एज़ कम्पेयर टू पोल्का डॉट के। और इथीरियम का भी सेम वही रीज़न है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मुझे कंपैरेटिवली कम लग रहा है। और बिटकॉइन, देखो बिटकॉइन में स्टार्टिंग में अपने अलग अलग फ़ायदे नुकसान थे। जो लोग ने वो टाइम पे इन्वेस्ट किए तो वो टाइम पे उन लोग ने बहुत बड़ा रिस्क लिया अपने तौर पर, अगर देखा जाए तो। बिकॉज आप खुद सोचो, जैसे आज की डेट में भी क्रिप्टो को इतना बुरा बोला जाता है, मतलब कि अरे ये सब बंद हो जाएगा, ये सब डूब जाएगा वगैरह वगैरह, आप सब जानते ही हो, मैं उसको वापस रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन सोचो वो टाइम पे वो लोग ने बिटकॉइन में पैसा इन्वेस्ट करे 5 लाख 10 लाख इंडियन रुपीज़ या जो भी US डॉलर्स में, तो वो लोग ने कितना बड़ा रिस्क लिए होंगे अपने स्टैंड पॉइंट से। तो इसके जैसे मतलब हर टाइम के हिसाब से अपने अपने फ़ायदे नुकसान होते ही है इन्वेस्टमेंट में आपको रिस्क लेना ही पड़ता है। क्रिस्टोफर कोलंबस अगर घर में बैठ गया होता तो उसने अमेरिका की खोज नहीं करा होता। सेम गोज़ फॉर वास्को ड गामा। अगर ये लोग भी ऐसी रिस्क नहीं लिए होते कि भाई समुंदर में जाएंगे, पता नहीं हमको शार्क मच्छी खा जाएगी, तूफान आ जाएगा वगैरह वगैरह, तो वो लोग इतने एक्सप्लोरेशन नहीं करते थे। ठीक है, और ये तो ह्यूमन नेचर का पार्ट है। ये आपको रिस्क लेना है, आपको एक्सप्लोर करना है, जो होएगा वो देखा जाएगा। तो उन्होंने वो टाइम पे रिस्क लिए, वो टाइम पे किए जो भी। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं छोटी अमाउंट डाल के थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेकर पोल्का डॉट में एंट्री करने की मैंने, ये रीज़न था मेरे को पोल्का डॉट। अच्छा, ये था मेरा मतलब पोल्का डॉट का नहीं, ये मेरा था कि बिटकॉइन और इथीरियम को नहीं लेने का रीज़न। अच्छा, अब पोल्का डॉट को क्यों लिया उसके रीजंस पे आता हूँ मैं। बिटकॉइन इथीरियम ऊपर के अगर आप टॉप, नीचे तो मैं जाता ही नहीं। तो कॉइन मार्केट कैप में जैसे 15 नंबर के नीचे तो मैं जाता ही नहीं। मतलब उसको सबको मैं रिस्क, बहुत ज़्यादा ही रिस्क समझता हूँ। टॉप 15 टॉप 20 यही मतलब मेरा प्लेइंग जोन है। ओके, तो ये रीज़न था कि मतलब मैंने नीचे के कॉइन्स पे देखा भी नहीं। ठीक है, अब ये मतलब मैं एक नॉर्मल अपना जो, जैसे एक नॉर्मल इन्वेस्टर होता है जो जिसके पास थोड़ी बहुत रकम है, जो इतना ज़्यादा डीपली अंदर घुसा नहीं है, वो मोटा माटी पैसा बनाने के लिए आया है, जो पैसा बनाएगा और साइड में निकल जाएगा। वो ज़्यादा अंदर तक एकदम उसका ये लेयर 2 लेयर 1 ये वो भी वैसी बात करने जाऊँगा तो वो फिर वो एक अलग दूसरी वीडियो बन जाएंगी। ठीक है, तो एक नॉर्मल एक इन्वेस्टमेंट के स्टैंड पॉइंट से, एक पैसा बनाने के स्टैंड पॉइंट से, एक जैसा इंसान का दिमाग काम करता है उस हिसाब से मैं बात करूँगा। ओके, तो उसके अंदर अब ये हो गया बिटकॉइन इथीरियम, ये हमारे कहते कंपटीशन से साइड हो गए। अब जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो रीज़न दिया वो रीज़न के जैसे। उसके बाद में कौन से है, USDT और USDC, ये दोनों हमारे स्टेबल कॉइन है। इसमें ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, तो ये भी हमारे कंपटीशन से बाहर हो गए। फिर उसके बाद में आया तुम्हारा BNB का कैसा है सीन कि वो एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, मतलब बाइनेंस का टोकन है। बाइनेंस एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। अब सेंट्रलाइज एक्सचेंज का मेरे को थोड़ा रिस्क लगता है कि उसको मतलब पूरी एक एंटिटी चला रही है, पूरा एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है,
तो FTX का जो हुआ तो मुझे तब से मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ऑलरेडी अपन लोग इतनी हार्ड चीज़ में घुसे हुए हैं, तो बाइनेंस का मुझे वो रिस्क लेना ठीक नहीं लगा। और वैसे भी मैं वो चीज़ से मतलब फंडामेंटली वो जो नोशन है उससे मैं कनेक्ट नहीं करता हूँ, जो सेंट्रलाइज्ड जो एक्सचेंज की जो नोशन है उससे कनेक्ट नहीं करता हूँ। इसके लिए मैं बाइनेंस का जो BNB टोकन है उससे भी अपने आप को दूरी बनाया। मैं ये जज नहीं कर रहा कि वो अच्छा है कि बुरा है, बस मुझे नहीं ठीक लगा, मतलब मुझे नहीं पसंद है सेंट्रलाइज एक्सचेंज का टोकन, इसलिए मैंने नहीं उसको परचेज़ किया। उसके बाद में बैक टू बैक उसके बाद में तुम्हारे ये क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट आते हैं कुछ लेयर, ये कार्डानो है जिसमें, फिर तुम्हारा सोलाना है और तुम्हारा मैटिक है और पोल्काडॉट है, ठीक है, और रिपल भी है। पर रिपल का जब मैंने परचेज़ किया वो टाइम पे मेरे को थोड़ी अनसर्टेनिटी, इनफैक्ट मुझे अभी भी अनसर्टेनिटी है, सेम वही रीज़न वो बाइनेंस वाला कि वो सेंट्रलाइज है। रिपल का तो आपको पता ही है, XRPO टोकन का नाम है और कंपनी का नाम रिपल है, और वो प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज वे में चलता है। मतलब उसका जैसे डिसेंट्रलाइज का जो DeFi का इकोसिस्टम है उससे वो इतना ज़्यादा जुड़े हुए नहीं है रिपल वाले लोग, ठीक है। वो भी हालांकि बड़ी कंपनी है, बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें भी काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, पैसा उसमें भी बन सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि उसमें नहीं बन सकता है, ठीक है। अब तुम्हारा कौन सा है, कार्डानो और सोलाना और मैटिक और पोल्काडॉट, ठीक है ना। तो इसके अंदर कैसा हो गया, कार्डानो को मैं काफ़ी टाइम से हूँ क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्री में, और मैंने काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बहुत सारे मेरे कहते बैड एक्सपीरियंसेस है, गुड एक्सपीरियंसेस है, बहुत कुछ मुझे इसके बारे में नॉलेज है। मतलब 2000 आई थिंक से ना 2017 से मैं हूँ, 2017 से क्रिप्टो करेंसी में हूँ, मतलब 6 साल का मुझे एक्सपीरियंस है क्रिप्टो करेंसी मार्केट का। तो कार्डानो को मैं तब से देख रहा हूँ, मतलब 2016 की जो हाल्विंग के बाद की जो बुल रन आई थी ना, वो टाइम पे कार्डानो और ट्रॉन ये दोनों का मतलब बहुत ज़बरदस्त रैली चली थी। जो लोग जुने हैं उनको पता होगा वो टाइम पे स्टेलर और कार्डानो और ट्रॉन की क्या रैली चली थी, और उसकी ट्रॉन की ट्रेन तो रुकी नहीं रही थी, इतना ज़बरदस्त उसकी रैली चली थी, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कार्डानो का। तो कार्डानो में इसके लिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत टाइम से ये प्रोजेक्ट देख रहा हूँ, मुझे उसमें जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट एज़ कम्पेयर टू पोल्काडॉट या एज़ कम्पेयर टू मैटिक, मुझे उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट उसके अंदर दिख नहीं रही है। मतलब देखो प्राइस उसका भी बढ़ेगा, लेकिन जो डेवलपमेंट डेव एक्टिविटी होती है वो भी इम्पोर्टेंट, मेरे डिसीजन मेकिंग में इम्पोर्टेंट मेरे लिए मायने रखती है। तो ये रीज़न के जैसे मैंने कार्डानो को भी साइड कर दिया। अब बचा क्या, सोलाना और मैटिक, सोलाना और मैटिक और डोज बताया, पर डोज तो मीम कॉइन है, तो मीम कॉइन से मैं अपने आप को थोड़ा दूर ही रखता हूँ, बिकॉज प्रोजेक्ट नहीं है कुछ उसमें, कुछ आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, उसमें कोई जितनी बात नहीं है, वो हाइप पे चल रहा है। डोज हो गया, शीब हो गया, और वो पेपे अभी जो नया है वो, तो वो हाइप पे चल रहा है, उसका मेरे को कुछ ऐसा लॉन्ग टर्म, जैसे एक समझदार इन्वेस्टर जो कि एक मैच्योर इन्वेस्टर की आइडियोलॉजी से वो दूर जाता है, तो उससे मैं दूर रहता हूँ डोज से। तो बचा कौन सा, भी सोलाना, मैटिक और पोल्काडॉट। अब सोलाना का ऐसा है कि वो तो FTX ने पूरा उसको फंड किया था, वो तो कैसे कैसे करके उनके जो सोलाना फाउंडेशन है उन लोगों ने कैसे कैसे उस प्रोजेक्ट को अभी भी जिंदा रखे और उसको कैसे कैसे करके चलाए। अदरवाइज पूरा का पूरा उसके अंदर वो एलामीडा रिसर्च, यही था ना उसका नाम, FTX का, वो उनका ही पूरा उसके अंदर दिमाग था, पूरा माइंड उनका ही था, पैसा उसके अंदर VCs का पैसा डालना उसको आगे चलाना। तो सोलाना से भी मैं अपने आप को अपनी दूरी, हालांकि मैं सोलाना का बहुत बड़ा भक्त था एक ज़माने में, मुझे सोलाना का, लेकिन बाद में फिर वो चीज़ से मुझे, ठीक है अभी भी सोलाना चल रहा है, ये बुल रन में हो सकता है पोल्काडॉट से ज़्यादा पैसा बनाएगा सोलाना, यू नेवर नो, लेकिन मैं अपने आप को दूर कर लिया उसके बाद से, जब मेरे को वो वाला पता चला। और उसके बाद में तुम्हारा बचा मैटिक। तो मैटिक के रिगार्डिंग में अभी भी मतलब पोल्काडॉट और मैटिक को मैं प्रोजेक्ट वाइज अभी भी सेम लेवल पर ही समझता हूँ, पोल्काडॉट और मैटिक दोनों को सेम लेवल पर ही समझता हूँ। लेकिन मैटिक में मुझे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, जो कि ये है कि उसका जो स्टेकिंग रिवॉर्ड का जो मतलब जो मुझे अभी, देखो मैं तो उसके अंदर इतना ज़्यादा दिल लगाने के लिए आया नहीं हूँ, उससे मेरे को शादी तो करना नहीं है कोई भी, मतलब उससे मैं पैसा बनाने के लिए आया हूँ, तो मैं इतना ज़्यादा दिमाग को लोड लूँगा नहीं, अरे नहीं वो ऐसा वो शॉप का, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि मुझे पैसा बनाना है, और कंपेरेटिवली मुझे रिस्क को भी थोड़ा ध्यान में रख के पैसा बनाना है। तो क्योंकि वो रिस्क फिर उससे बढ़ जाता है ना, और मेरे को जब मैं कैलकुलेट करूँगा परसेंटेज, अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ मैटिक और पोल्काडॉट के बीच में, तो थोड़ा
तो मैटिक के रीज़न मैं से ये बात बोल रहा हूँ। जैसे मैटिक ने, जैसे समझ लो आप कुछ 5.5 या 6% का उसका स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलता है, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी कम है। अगर आप देखो अभी मतलब 1-2%, 3% का अगर डिफरेंस होता था ना, तो मैं बोलता था ठीक है चलो। जैसे पोल्काडॉट और एटम के अंदर आप देख लो, हार्डली 2 या 3% का स्टेकिंग रिवॉर्ड में डिफरेंस है। पोल्काडॉट में 15% है और एटम में आई थिंक सो कुछ 17-18%, 19% कुछ है, 2-3%, 4% का डिफरेंस है। तो और मैटिक है 24 नंबर पे, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर। मैटिक नहीं, सॉरी, एटम है 24 नंबर पे मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर, और तुम्हारा पोल्काडॉट है 12 नंबर पे मार्केट कैपिटलाइजेशन में। तो मतलब मुझे ऐसा फील होने लगा ये देखकर कि इतना 2-4% के लिए मैं इतना नीचे मार्केट कैप में क्यों जाऊँ। और एटम के बारे में तो अभी मतलब वो प्रोजेक्ट उतना उसमें आया है। पोल्काडॉट काफ़ी मैं समझता हूँ। एटम के अंदर भी मेरा ऐसा नहीं कि एटम को मैंने छोड़ दिया, मेरा ध्यान है उसके ऊपर, लेकिन मेरा पोर्टफोलियो का जो मेजॉरिटी परसेंटेज है वो मैंने पोल्काडॉट में रखा हूँ, ठीक है ना। तो फिर पोल्काडॉट का, जैसे पोल्काडॉट का जो 15% का जो स्टेकिंग रिवॉर्ड है, तो उससे मतलब मुझे जैसे मतलब मेरा अभी 625 पोल्काडॉट मैंने ख़रीदा हूँ। $5 के एवरेज बाइंग मेरा है, $5 कुछ 4.5 से $5 के बीच में मेरी एवरेज बाइंग है। तो मैंने मतलब 625 डॉट टोकन्स मेरे पास है। तो इसका मेरे को 10 से 11 टोकन्स हर महीने के मुझे मिल रहे हैं स्टेकिंग रिवॉर्ड पे, जो मैंने लगा हर महीने के। ट्रस्ट वॉलेट में मैंने रखा हूँ, मैंने सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में नहीं रखा हूँ, बिकॉज वहाँ पर वो कम वो स्टेकिंग कहते हैं, तुम्हारा स्टेकिंग रिवॉर्ड का जो परसेंटेज है वो भी कम होते रहता है, प्लस मेरा रिस्क भी बढ़ता है। इसके लिए मैंने ट्रस्ट वॉलेट में, या तो फिर मतलब बेसिकली कोल्ड वॉलेट में मतलब मैंने उसको रखा हूँ। तो इसके लिए जैसे मैं एक्सोडस में, और वो प्राइवेट की डालने के बाद एक्सोडस में, या तो फिर तुम्हारा कोई भी जो तुम्हारे ऑफलाइन वॉलेट है उसके अंदर वो चल जाता है, ठीक है। तो 15% मुझे उसके अंदर स्टेकिंग रिवॉर्ड मिल रहा है। तो 10 कॉइन हर महीने के, अगर ये चीज़ को अगर मेरे को समझ लो अगर 2 साल लग जाता है, मतलब अभी से न्यू ऑल टाइम हाई तक जाने के लिए, अभी अगस्त चल रहा है, तो अगस्त से समझ लीजिए 2025 का अगस्त लग जाता है। तो 2 साल के अंदर अगर 10 कॉइन का अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करूँ, तो 2 साल के अंदर 200-250 कॉइन्स तो मेरे वही हो जाते हैं, जो स्टेकिंग रिवॉर्ड के ही हो जाते हैं, अगर मैं उसको निकालूँ नहीं, मतलब विड्रॉ नहीं करूँ तो अगर आप देखो 250 कॉइन, और प्रीवियस ऑल टाइम है $55 था, तो सिर्फ मैं ज़्यादा नहीं, $5 बस खाली ज़्यादा पकड़ता हूँ। वो तो होने के लिए तो अभी यूट्यूबर लोग बोलते हैं कि $100 भी हो जाएगा, 200, 500, वो तो सब हर नया यूट्यूबर 50 वीडियो डाल के आज के आज खरीदो, बाय इमीडिएटली बाय, बुलिश एक्शन, क्या आप तो देखते ही है क्लिक बेट का कीवर्ड। तो उसके अंदर मैंने जब मैं $60 का पकड़ता हूँ, प्राइस $60, मतलब प्रीवियस ऑल टाइम हाई से सिर्फ $5 एक्स्ट्रा पकड़ा मैंने, ठीक है ना। तो $60 का अगर वो, तो 250 कॉइन्स का आप कैलकुलेट करो, 60 × 100 इज़ 6000, मतलब $6000, और वो 6 और 6 12, और वो समझ लो 3, तो 12 और 3 $15,000, मतलब मुझे फ्री फंड का मतलब वो स्टेकिंग रिवॉर्ड में मिल रहा है पैसा। और जो मेरा ये जो 625 कॉइन्स है, ये जो बढ़ेगा वो तो अलग ही है। तो जो $15,000 मतलब एक बड़ी रकम है, ये मैं मतलब अभी डिपेंडिंग ऑन माई इन्वेस्टमेंट ये बड़ी रकम है। अगर आप उससे ज़्यादा, मतलब मेरे पास अगर 625 है, आप अगर 2000 5000 कॉइन्स खरीदते हो पोल्काडॉट के, तो आप उसी हिसाब से आपका परसेंटेज भी बढ़ते जाता है ना उसके अंदर। क्या बोलते हैं, स्टेकिंग रिवॉर्ड का मतलब टोटल कॉइन्स का परसेंटेज भी आपके पास बढ़ते जाता है, आपकी उसके अंदर स्टेक बढ़ते जाता है, वो उसके प्रोजेक्ट के अंदर आपका स्टेक बढ़ते जाता है। तो ये रीज़न था मैंने ये ख़रीदा, पोल्काडॉट ख़रीदा और मैंने होल्ड किया। और मैं सेलिंग के बारे में भी बोल देता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, मैं वो थोड़ा सा फास्ट करके अपलोड करूँगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप गौर से सुनो। तो सेलिंग के रिगार्डिंग भी मैंने इंग्लिश में भी वीडियो बनाया, पर लेकिन उससे उतना मैं कनेक्ट नहीं कर पाया। हिंदी की ऑडियंस से कैसे मैं थोड़ा कनेक्ट कर सकता हूँ, अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ अपनी बातों को। तो जो मैं $625 में 625 कॉइन्स मेरे पास है, प्लस ये 250 समझ लो, इसका मतलब समझ लो 800 900 1000 कॉइन्स पकड़ लो आप। तो 1000 कॉइन्स अगर मैं
सेल करने का सोच रहा हूँ, जब मतलब सेल कर रहा हूँ तो अभी मैं बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाऊँगा कि नहीं यही बुल रन में $500 चले जाएगा वगैरह वगैरह। तो भाई मेरे को एग्जिट स्ट्रेटेजी भी चाहिए ना, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही होगा, जो लोग अभी 2 साल से जुड़े हुए हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट से, कितना लंबा चौड़ा बेयर मार्केट भी चलता है इसके अंदर। अभी नवंबर 2021 में हमारा ऑल टाइम हाई आया था इसके अंदर, बिटकॉइन, इथेरियम, पोल्काडॉट का भी वही टाइम पे कुछ उसी के पास आसपास के 1-2 महीने में आया होगा 2021 से। आज 21 चले गया, 22 चले गया, अभी 23 भी जाने को आया, अभी तक भी हम नीचे ही है। 90% मार्केट करेक्ट हो गया, 90%, 95% मार्केट का मतलब $55 से आज $4.5-5 पे ट्रेड कर रहा है पोल्काडॉट का कॉइन, मतलब 95%। तो अगर मैं ज़्यादा लालच करूँ और अगर मैं उसको और लंबे तक खींचूँ कि 200-500, तो मुझे नहीं पता ना एग्जैक्टली कौन से लेवल तक जाएगा। तो मुझे भी अभी कुछ, अगर मेरी कुछ कमिटमेंट्स है इस सीज़न की, मैं 2 साल से वेट कर रहा हूँ, तो मैं यही कोशिश करूँगा ना कि भाई 2 पैसा कम मिलेगा चलेगा, और वैसे भी मेरे को स्टेकिंग रिवॉर्ड में तो मिल ही रहा है, 2 पैसा कम मिलेगा, लेकिन मैं उसको रिस्क फैक्टर को अपना वहाँ पर थोड़ा कम कर दूँगा। $60 से $80 का मैंने प्राइस रेंज सोचा हूँ, तो हो सकता है वो 150 भी जावे, हो सकता है वो 200 भी जावे, पर मुझे वो थोड़ा ठीक प्राइस लग रहा है। उसके अंदर मैं पूरा का पूरा सेल करके उसको USDT में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि उसके आगे मुझे टैक्स भी भरना है, अपना इनकम टैक्स, ये क्रिप्टो के गेन्स के ऊपर। तो वो सब चीज़ को भी मैंने ध्यान में रखकर मैंने सब चीज़ें सोचा हूँ। तो यही बात है, यही मेरी सोच जो है, मतलब पोल्काडॉट के रिगार्डिंग में इतना क्यों मतलब मैंने सिलेक्ट किया। मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा के बताया कि मैंने पोल्काडॉट एग्जैक्टली क्यों ख़रीदा और उसको स्टेकिंग रिवॉर्ड पे रखा हूँ। और मेरा अभी कंटिन्यूसली मेरा स्टेक होगा, $60 से $80 के प्राइस रेंज में मैं सेल करूँगा। और मैं आगे 2-2, 4-4 महीने में, 1-2-3 महीने में एक और अपडेट की वीडियो और डालूँगा। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे ये वीडियो को मेरे लाइक करके सेव करके रखो, और मेरे चैनल पे 2-3 महीने बाद अगर आपके पास भी पोल्काडॉट अगर आप होल्ड करते हो तो ये होल्ड करके तो ये वीडियो को मेरे वो करो, और मैं जैसे जैसे आगे अपडेट डालते जाऊँगा 3 महीने में, 4 महीने में, तो आप भी उसको देखो और आप भी क्या बोलते हैं मेरी जर्नी से आप जुड़े रहो। और जब मैं उसको सेल करूँगा और जब मैं इंडियन रुपीज़ में वो पैसा निकालूंगा, तब वो पैसे से मैं क्या खरीदूंगा मैं उसका भी वीडियो अपलोड करूँगा। और बहुत ही एक व्लॉगिंग के स्टैंड पॉइंट से, व्लॉगिंग के पर्सपेक्टिव से मैंने ये वीडियो अपलोड किया। इसमें ज़्यादा मैंने ऐसा टेक्निकल, ये देखो ये चार्ट, ये देखो परसेंटेज, उससे कैसा है जो नॉर्मल इन्वेस्टर है वो डर के भाग जाता है, उसको ऐसा लगता है कि अरे क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। वैसे नॉर्मल अपनी बोलचाल की भाषा में एक्सप्लेन करके बताएंगे। देखो इतनी नॉलेज तो हर किसी को है, कैसा है परचेज करना कैसा नहीं करना, बोलचाल की भाषा में एक्सप्लेन करके बनेगा तो वो थोड़ा जो देखने वाला उसको भी थोड़ा एंगेजिंग लगता है, ठीक है। तो आगे भी मेरी वीडियो आप देखते रहो, उसमें भी आपको पता चलेगा। पोल्काडॉट के रिगार्डिंग 3-4 महीने में मैं एक और अपडेट की वीडियो डालूंगा, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।